नमस्कार। जीएसआईक्यू के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का पहला टॉपिक है यूनाइटेड स्टेट पहली बार भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना। और उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। पहला एमसीक्यू है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है, और दूसरा है भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। पहले इस न्यूज को समझते हैं। ठीक है। मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूएसए मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूएसए भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर। ठीक है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर कौन था? तो वो सभी खाड़ी देश थे। इससे पहले सबसे बड़ा जो एलपीजी सप्लायर था खाड़ी देश थे। भारत अपने जरूरत का 60% जो एलपीजी होता है वो इंपोर्ट करता है। ठीक है। अपनी जरूरत का 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और इस 60% का 90% ये खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के डिसरप्शन की वजह से यूएसए भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बनकर उभरा है। ठीक है। बात अगर हम खाड़ी देशों की करें तो खाड़ी देश में टोटल 6 देश शामिल हैं। खाड़ी देश, इसको गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। इसमें 6 देश आते हैं। ठीक है। कौन कौन से देश आते हैं? कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत। ठीक है। इसमें 6 देश आते हैं गल्फ कंट्रीज में। ये सभी जो पर्सियन गल्फ है उसी के आसपास में सिचुएटेड हैं। जैसे ये मान लो पर्सियन गल्फ है, तो ऐसे ये सभी आपको सिचुएटेड मिलेंगे, इसी के आसपास में ये सारे कंट्रीज सिचुएटेड हैं। ठीक है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है। ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है। ठीक है। आइए हम सीक्यू देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट पहली बार भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना। ठीक है। एमसीक्यू है एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है। ऑप्शन ए है मिथेन और इथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन बी होगा इसका प्रोपेन और ब्यूटेन। दूसरा एमसीक्यू है भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है। कमेंट में इसका आंसर करिए आप। हमारा अगला टॉपिक है पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे। पहले इस न्यूज को समझते हैं। अभी क्या है, 3 जून 2026 को चुनाव हुआ। 3 जून 2026 को चुनाव हुआ। इस चुनाव में पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया। एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, जो
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी है। ये संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो 6 मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, उसमें से एक है, ठीक है। यूएन के 6 मुख्य अंगों में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, इसके टोटल 15 सदस्य होते हैं। इन 15 में से जो 5 सदस्य होते हैं ये परमानेंट होता है, और जो 10 होते हैं ये नॉन परमानेंट होता है, ठीक है। तो इसी नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में अभी पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया को चुना गया है। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसका कार्यकाल 2 साल का होता है, कार्यकाल 2 साल का होता है, ठीक है। तो अभी जो पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, इसका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2027 से शुरू होगा और ये 31 दिसंबर 2028 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, प्रत्येक साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर का चुनाव होता है, ठीक है। प्रत्येक साल 5 अस्थायी सदस्य का चुनाव होता है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 परमानेंट मेंबर होता है वो कौन कौन से हैं ये भी जरा देख लें। जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये है यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और अभी वर्तमान में इसके 143 मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं और इंडिया इसका एक मेंबर है, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अवधि के लिए पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया चुने गए हैं? तो ये 2027-28 के लिए चुने गए हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2027 से 31 दिसंबर 2028 तक, ठीक है। उसके बाद अगला जो एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 की घोषणा। उसके बाद इसका एमसीक्यू है कि जून 2026 में घोषित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार का वितरण समारोह जुलाई 2026 में कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु और हैदराबाद। पहले इस न्यूज को समझते हैं। 4 जून 2026 को, अभी 4 जून 2026 को 29वां नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, ठीक है। 4 जून 2026 को 29वां नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का आयोजन किया गया, ठीक है। 4 जून 2026 को 29वां नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का आयोजन किया गया है। इसमें 17 परियोजनाओं को चुना गया है। ये सारी परियोजनाएं जो हैं विभिन्न मंत्रालयों के हो सकते हैं, ठीक है। सब अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन 17 परियोजनाओं को 1 से 2 जुलाई 2026 यानी लगभग 1 महीने के बाद जयपुर में
जयपुर में जो 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन होना है वहां पे पुरस्कृत किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो 17 परियोजनाएं हैं जिन्हें चुना गया है पुरस्कार के लिए, इन्हें कब पुरस्कृत किया जाएगा? तो 1 या 2 जुलाई 2026 को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके लिए 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे होना है? जयपुर में। जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो 4 जून 2026 को 29वां नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 की घोषणा की गई। इसमें टोटल 17 परियोजनाओं को चुना गया है जिन्हें पुरस्कृत किया जाना है। ठीक है, ये पुरस्कार 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में दिया जाना है। ठीक है, ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस जो है ये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ठीक है, ये जो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 है, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। 2003 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं। जून 2026 में घोषित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ठीक है, यानी नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026 का वितरण समारोह जुलाई 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन है नई दिल्ली, जयपुर। हाँ, इसका आयोजन जयपुर में किया जाना है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है, केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा की निकासी रोकने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 सेक्टर विशिष्ट कार्य समूह का गठन किया है। ये चर्चा में क्यों है अभी? तो हमारी सरकार ने DPIIT, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके जो सदस्य हैं, सरकार ने DPIIT के जो सचिव हैं, इसकी अध्यक्षता में, ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में अभी टोटल 6 सेक्टर स्पेसिफिक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। इनकी अध्यक्षता में 6 सेक्टर वर्किंग स्पेसिफिक ग्रुप का गठन किया है इन्होंने। ठीक है, अच्छा, ये जो 6 ग्रुप इन्होंने बनाया है, 6 सेक्टर के लिए इन्होंने अलग अलग वर्किंग ग्रुप जो बनाया है, इसका पर्पज क्या है? इन्हें क्यों बनाया गया? इसका पर्पज ये है ना कि अभी क्या है, भारत में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिनका डिमांड तो है लेकिन सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, या वैसे बहुत सारे चीजें जो भारत में बनता ही नहीं है। तो उन चीजों को, इनका काम है, इन 6 सेक्टर ग्रुप जो बनाए हैं, इनका काम है कि उन चीजों को मार्क करना, चूज करना और सरकार को बताना, ताकि सरकार उसके लिए काम कर सके और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके, उन चीजों के लिए विशेष व्यवस्था किया जा सके। ठीक है, तो सरकार ने DPIIT के जो सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में
6 सेक्टर वर्किंग ग्रुप बनाया है। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है 100 ऐसे उत्पादों की पहचान करना, 100 प्रोडक्ट्स को मार्क करना, 100 प्रोडक्ट्स की पहचान करना जो भारत में नहीं बनते हैं या फिर जो बनते भी हैं लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं। तो वैसे जो सामान है उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके और मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, इसके माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके और हमारी जो निर्भरता आयात पर है उसको कम किया जा सके, आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। ठीक है, आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में गठित 6 सेक्टर विशिष्ट कार्य समूहों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है वाणिज्य सचिव, ऑप्शन बी सचिव डीपीआईआईटी, ऑप्शन सी नीति आयोग के सीईओ और ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, डीपीआईआईटी के सचिव। थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि अभी सरकार ने डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में 6 सेक्टर के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए हैं, अलग अलग वर्किंग ग्रुप। ये वर्किंग ग्रुप जो है वैसे 100 प्रोडक्ट को मार्क करेंगे जो इंडिया में नहीं बनते हैं या फिर बनते भी हैं तो वो भारत की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे चीजों को मार्क करने के बाद उनके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हम अभी क्या है कि आयात पर निर्भर हैं, विदेशों पर निर्भर हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, उसको इंडिया में ही बनाया जाएगा तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी। और दूसरा जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी आगे बढ़ेगा, उसे भी प्रमोट किया जा सकेगा। 2-3 बातें निकल कर आया। ठीक है ना, पहला मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है इसे प्रमोट किया जा सकेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम जो करते हैं इंपोर्ट को भी कम किया जा सकेगा। ठीक है, ये 2 बातें हैं। इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स को चूज करने की बात कही है? टोटल 100 प्रोडक्ट्स को चुनने की बात की गई है और इसके लिए इन्होंने कितने वर्किंग ग्रुप बनाए हैं? 6 वर्किंग ग्रुप हैं और ये सभी अलग अलग सेक्टर के हैं। ठीक है ना, किसी को टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, कुछ एनर्जी सेक्टर के लिए है, ऐसे करके टोटल 6 सेक्टर इन्होंने डिसाइड किए हैं। कुछ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है एफएसएसआई ने जुलाई 2027 से वेगन फूड प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड वेगन लोगो अनिवार्य किया। ठीक है, तो इसका जो लोगो है मैं आपको दिखा दूं लोगो कैसा है। वी जैसा एक लोगो होगा, यहाँ पे वेगन लिखा रहेगा और यहाँ पे कुछ पत्तियां ऐसे करके बना रहेगा। ठीक है, और ये एक ऐसे चौकोर घेरे में घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हमारी सरकार ने इस तरह की एक नई लोगो डिजाइन की है। ये लोगो उन्होंने वेगन फूड प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन किया है। इस चीज को समझते हैं। हमारे यहाँ जो फूड होते हैं जैसे कुछ होता है शाकाहारी, कुछ मांसाहारी। तो शाकाहारी जो होता है ये 2 तरह का होता है। आप इसको एक तो शाकाहारी कह सकते हो यानी वेजिटेरियन, इसी में एक होता है वेगन। ठीक है, वेजिटेरियन में आप मांस मछली या जो नॉन वेज है उसको अगर सेपरेट कर दो, हटा दो तो वो शाकाहारी बन जाता है। जैसे आप जो पौधों से जो बनते हैं जैसे साग सब्जी हो गया, फल हो गया, दालें हो गई, ये वेजिटेरियन हो गया। ठीक है, पौधों से मिलने वाली, पौधों से बनी चीजें। ठीक है, ये वेजिटेरियन हो गया। और क्या होता है वेजिटेरियन? वेजिटेरियन में डेयरी प्रोडक्ट भी आता है। डेयरी प्रोडक्ट इसका मतलब दूध, घी,
मक्खन, दही, ये सब भी वेजिटेरियन में ही आता है। और शहद, आपको पता है जो शहद है ये भी वेजिटेरियन में ही आता है। लेकिन वेगन का एक सिंपल कहना है कि वैसे प्रोडक्ट्स जो किसी पशु आधारित उत्पाद होगा, जो किसी एनिमल ड्राइवन प्रोडक्ट होगा, वो वेगन में नहीं आएगा। इसका ये मतलब है कि ये 100% ये पौधों से बनी चीजें होगा। पौधों से बनी चीजें। डिफरेंस समझ लीजिए यहाँ पे। डिफरेंस ये है कि जो वेजिटेरियन होगा उसमें पौधों से बनी चीजें भी होगा, डेयरी प्रोडक्ट भी होगा और शहद भी होगा। लेकिन जो वेगन प्रोडक्ट होगा वो 100% पौधों से बनी चीजें होगा, यानी उसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं होगा और शहद नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते आप? इसके एग्जांपल ले सकते हो, सब्जियां हो गया, सोया उत्पाद हो गया, बादाम हो गया, ओट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब 100% वेगन होता है। सब सब्जियां, बादाम, ओट्स, ये सब, ठीक है। जो वेजिटेरियन है इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो सब्जियां, बादाम, ओट्स, ये सब तो आएगा ही। इसके अलावा इसमें दूध, दही, घी, मक्खन आएगा, शहद आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हनी है, हनी है, ये वेजिटेरियन है या वेगन है? वेजिटेरियन है या वेगन है? तो ये वेगन है। क्यों? क्योंकि ये जो हनी है, ठीक है, ये ये पशु आधारित उत्पाद है। हनी जो होता है, आपको पता है, ये पशु आधारित उत्पाद होता है। ये किसी पौधों से नहीं बनता है, पौधों पे नहीं उगता है, ठीक है। तो हमारी सरकार ने अभी इस लोगों को 1 जुलाई 2027 से 1 जुलाई 2027 से सभी जो वेगन फूड प्रोडक्ट के पैकेट होते हैं उस पर लगा होना मैंडेट कर दिया है, जरूरी कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जो कस्टमर्स होते हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वेजिटेरियन है या वेगन है, ठीक है। कंफ्यूजन उनका दूर होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एफएसएसआई की अगर हम बात करें तो एफएसएसआई का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। 2008 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंतर्गत ये आता है, ठीक है। एमसीक्यू देख लेते हैं। हाल ही में एफएसएसआई द्वारा अनिवार्य किया गया वेगन लोगो कब से लागू होगा? तो ये 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, ठीक है।